फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास में हमने इकोलॉजी यूनिट 10 स्टार्ट किया था, 12th क्लास एनसीईआरटी का, और हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था कि इकोलॉजी क्या है, कैसे कैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, वो सारी चीज़ें देखी थी हमने। फिर उसका देखा था कि कैसे हायरार्किकली इवोल्यूशन हुआ है, और इकोलॉजी के जो अलग अलग उसमें जैसे हायरार्की में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको भी हमने देखा था कि जैसे ऑर्गेनिज्म से हमें पता है स्टार्ट होता है इकोलॉजी, फिर उसके बाद उसमें पॉपुलेशन बनता है, कम्युनिटी कैसे बनता है, इकोसिस्टम कैसे बनता है, बायोम्स, बायोस्फीयर, सारी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, देखिए दो ब्रांचेस हैं, एक तो है ऑट इकोलॉजी। ठीक है ना, क्या है ऑट इकोलॉजी, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ इसमें एक। ठीक है, ऑट इकोलॉजी, देखिए ऑट इकोलॉजी में क्या होता है, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, या उसी इंडिविजुअल उसी ऑर्गेनिज्म की, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज। ठीक है, उसके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो या तो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई स्पीशीज, एक सिंगल स्पीशीज हो सकती है। ठीक है, तो जब हम उसकी स्टडी करते हैं उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन, ठीक है, कोई एक सिंगल स्पीशीज ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले ली लायन। ठीक है, तो लायन का उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। अब एनवायरनमेंट में क्या आएगा, एनवायरनमेंट में दोनों चीजें आ जाती हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी और एबायोटिक फैक्टर्स भी। तो लाइन के आसपास जैसे अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी आएंगे उसमें, है ना, उसके साथ कैसा रिलेशन है, और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ कैसा रिलेशन है ना। तो ये दोनों चीजों की स्टडी होगी इसमें, मतलब इसमें क्या होगा, एक सिंगल स्पीशीज होगी, इसकी एक पॉपुलेशन बनेगी, फिर है ना, पॉपुलेशन। तो एक या तो एक इंडिविजुअल हो सकता है, या एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, या एक स्पीशीज हो सकती है, और पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन हो सकती है। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल स्पीशीज होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म, है ना। तो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पॉपुलेशन बना लेता है ग्रुप। तो उसमें जैसे हमने एक लायन का एग्जांपल दिया था, अब इसका इसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन, बायोटिक फैक्टर्स के साथ। बायोटिक फैक्टर्स में जैसे ये प्रेडेटर है ना, प्रेडेटर है तो ये क्या करता है, प्रे प्रे प्रेडेटर रिलेशन है इसका। तो जैसे इसके प्रे है, आपके डियर हो गया, है ना, डियर के साथ है, डियर को खाता है, तो ये एक तरह से क्या है, उसका प्रे है, तो इसका इसका साथ कैसा रिलेशन है, प्रे प्रेडेटर वाला रिलेशन है। ठीक है, उसी तरह से एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इसका कैसा रिलेशन है, मतलब ये कैसे एरिया में रहता है, जैसे ये ग्रास लैंड्स में रह रहा है ना, ग्रास लैंड में आपको मिल जाएंगे शेर, गिर फॉरेस्ट है गुजरात का, वहां पे है ग्रास लैंड, तो वहां पे वो है, बुशेस में रहता है। ठीक है, तो उसका रिलेशन एनवायरनमेंट के साथ कैसा है, उसका हैबिटेट कैसा है, वो कैसी जगह रहना पसंद करता है, ठीक है, ग्रुप में रहता है या सिंगल रहता है, ये सारी चीजें एक स्पीशीज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, उसका एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑट इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑट इकोलॉजी। नेक्स्ट इसके बाद है, तो देखिए रिलेशन ऑफ अ स्पीशीज, रिलेशन ऑफ स्पीशीज विद इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उसको हम किस में स्टडी करते हैं, ऑट इकोलॉजी। नेक्स्ट इसके बाद आपका कौन सा है, सिन इकोलॉजी। ठीक है, अब देखो सिन इकोलॉजी में क्या होता है, सिन इकोलॉजी में क्या कर लेते हैं, एक से ज्यादा स्पीशीज ले लेते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट स्पीशीज का कैसे है, अब डिफरेंट स्पीशीज हो जाएंगी तो क्या बनेगा, जैसे डिफरेंट स्पीशीज आ गई, ठीक है, तो क्या बन जाएंगी, पॉपुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन बन जाएंगी, है ना। अब डिफरेंट पॉपुलेशन आ गई तो क्या बन गई, कम्युनिटी बन गई भाई, क्या बन गई, कम्युनिटी बन गई। क्योंकि एक कम्युनिटी में क्या होता है, एक किसी कम्युनिटी में क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन होती है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की। तो एक तरह से कह सकते हैं कम्युनिटी का उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, किसी एक पर्टिकुलर हमने कम्युनिटी को ले लिया और उसका उसके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट ले लिया हमने, ठीक है, उसमें आपका लायन भी है, आपका टाइगर भी है, आपका डियर भी है, आपका एलिफेंट भी है, ठीक है,
फिर आपके अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे यूकेलिप्टस हो सकता है ना। और मान लीजिए आपका कोई यूकेलिप्टस है, या फिर कोई दूसरा प्लांट ले लीजिए, नीम मान लीजिए, नीम हो गया, या फिर और सागवान हो गया, सागवान। ठीक है, तो जो भी फॉरेस्ट में आपको ट्रीज मिलते हैं इन जनरल वो ट्रीज हैं। ठीक है, और कुछ एनिमल्स है, तो ये सब क्या है, कम्युनिटी बना लिया है इन्होंने। अब इनका एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है, एनवायरनमेंट में फिर वही दोनों फैक्टर्स आ गए आपके, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, ठीक है। अब एक बायोटिक में जैसे लायन, टाइगर, ये क्या है, प्रेडेटर्स हैं। डियर क्या है, प्रे है। ठीक है, एलिफेंट तो प्रे नहीं होता, ये हर्बीवोर है, लेकिन इसको नहीं खाते इन जनरल क्योंकि ये काफी बिग एनिमल है एक तरह से। ठीक है, जैसे यूकेलिप्टस है, नीम है, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। तो एक कम्युनिटी का फिर एक एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, सिन इकोलॉजी में। क्यों, क्योंकि इसमें ये भी लिखा हो सकता है कि डिफरेंट स्पीशीज का उनके एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन है। ठीक है ना, तो डिफरेंट स्पीशीज से क्या बनता है, डिफरेंट पॉपुलेशन बनेगी, उससे क्या बनेगी, कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से फिर एक उसका एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशन। ठीक है, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, सिन इकोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज क्या बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज कम्युनिटी तो बनाते हैं विद देयर एनवायरनमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, सिन इकोलॉजी। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस है इकोलॉजी की। अब देखिए इसके बाद फिर क्या है, इकोलॉजिकल हायरार्की, हमें पता है क्या है। देखिए हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल हायरार्की में, हमने देखा था कि सबसे पहले क्या आता है, ऑर्गेनिज्म आता है, फिर पॉपुलेशन आता है ना, फिर इसके बाद क्या आता है आपका, कम्युनिटी आता है, कम्युनिटी के बाद क्या आता है, क्या बना देती हूँ, इकोसिस्टम आता है, इकोसिस्टम के बाद क्या आता है, बायोम आता है, बायोम के बाद बायोस्फीयर। ठीक है, इस तरह से ये हायरार्की है। तो देखिए जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। कैसे, अभी देखिए अगर सिर्फ हम पहले वाले को पढ़े, ऑर्गेनिज्म लेवल की स्टडी करें, तो हम सिर्फ पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके क्या एडेप्टेशंस हैं, है ना, उसमें क्या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस है, मतलब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। एडेप्टेशंस भी तीन टाइप्स के होते हैं, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और एक बिहेवियर। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आए, उसने क्या क्या एडेप्टेशंस किए हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर अगर हम पॉपुलेशन पे हैं तो पॉपुलेशन में फिर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में आपस में उन ऑर्गेनिजम्स का कैसा इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको देखेंगे। उसी तरह से फिर अगर हम कम्युनिटी पे हैं तो फिर हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का देखने लग जाएंगे, उनके क्या एडेप्टेशंस हैं और उनका कैसा आपस में इंटरेक्शन है। तो आप जो देख रहे हैं जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए एक ऑर्गेनिज्म तो सिंगल है, पॉपुलेशन में ऑब्वियसली ज्यादा नंबर होगा, कम्युनिटी में और साइज बढ़ेगा, इकोसिस्टम में और, बायोम में और, तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। और जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो आपका इकोलॉजी में जो हम लेवल्स पढ़ते हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती चली जाती है, उनमें आपस में इंटर रिलेशंस और बढ़ते चले जाते हैं और उनको और फिर वो कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है, अब ठीक ये समझ में आ गया मुझे लगता है आप लोगों को। इसके बाद अब हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि वही हमारा बेसिक यूनिट होता है इकोलॉजी का। तो देखिए ऑर्गेनिज्म क्या है, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हायरार्की भी है, इकोलॉजिकल हायरार्की, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो हो रही है आपकी किस लेवल से, ऑर्गेनिज्म के लेवल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना, जैसे जो बायोलॉजिकल हायरार्की हम जब स्टार्ट करते हैं तो सेल से स्टार्ट होती है। ठीक, तो उसी तरह से ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट। तो ऑर्गेनिज्म कैसा है, एक सिंगल, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। कैसी यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है, किसमें, इकोलॉजिकल हायरार्की में। ये आपको याद रखना है, जब इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम तो सबसे पहला यूनिट हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है। जैसे हम लाइफ में वो क्या कहते हैं, हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो क्या है आपका सेल है। ऐसी तरह से जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वहां पे फिर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके बाद है बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इसके बाद है, अब ऑर्गेनिज्म देखो छोटा आपने पढ़ा है, ये यूनिसेल्युलर भी होते हैं, मल्टी सेल्युलर भी होते हैं, स्मॉल भी है, लार्ज, हर तरह के साइज में अवेलेबल है। जैसे आपके अमीबा है ना, अमीबा ये कैसा है, यूनिसेल्युलर है ना,
यूनिसेल्युलर है। यीस्ट है, ये कैसी है, यूनिसेल्युलर है ना। उसी तरह से मल्टी सेल्युलर भी होते हैं आपके, जैसे ह्यूमन है मल्टी सेल्युलर है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है, ये सब मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका शेप साइज बहुत वेरी करता है। वो साइज में छोटे भी हो सकते हैं, छोटे बहुत छोटे हो सकते हैं, जैसे यूनिसेल्युलर है आपको दिखेंगे ही नहीं। इतने बड़े भी हो सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे आपका यूकेलिप्टस हो गया, बिग प्लांट, एलिफेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद इनका एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, देखो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब उसका एक अपना लाइफ स्पैन होता है, हमें पता है। जैसे ह्यूमन है, ऑन अप्रॉक्स कितना माना जाता है एज इसका, 70 ईयर्स, है ना। उसी तरह से पैरट है, आपकी बुक में भी दिया फर्स्ट चैप्टर में, उसमें 120 साल माना गया इसका। इसी तरह से बेनियन ट्री है, ठीक है, बेनियन ट्री का आपका माना जाता है 200 ईयर्स, है ना। तो सबका अपना अपना लाइफ स्पैन है। अब कोई पहले मर रहा है, कुछ हो रहा है, वो कुछ उसको प्रॉब्लम है या फिर उस वजह से, लेकिन इन नेचर जब ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म का एक अपना लाइफ स्पैन होता है, वो इमॉर्टल तो नहीं होता है। ठीक है ना, वो उसका अपना लाइफ स्पैन है, वो पैदा होता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है एंड फिर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है कि ऑर्गेनिजम्स की हमेशा एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है। दूसरी बात, उनकी एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल है। अब ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल का क्या मतलब है ना। ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल क्या है, देखिए ऑर्गेनाइज्ड लाइफ, देखिए जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमेशा पहले बर्थ लेता है, पैदा होगा, ग्रो करता है और फिर उसकी डेथ होती है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस, ठीक है। इसके पहले का फेज आता है एक, उसको इसको इस तरह से भी डिफाइन किया, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, है ना। ये 3 फेजेस भी हैं आपकी बुक्स में फर्स्ट चैप्टर में, फिर रिप्रोडक्टिव और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इस तरह से फेजेस है। या फिर उसको जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं, है ना, और ये रिप्रोडक्टिव सेनेसेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है, मतलब वो पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद एक पर्टिकुलर एज बाद वो रिप्रोड्यूस करता है, और हर ऑर्गेनिज्म में होता है। मान लीजिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा ही नहीं कि सेल बना और तुरंत रिप्रोड्यूस हो जाएगी, डिवाइड, ऐसा नहीं होता है। वो अपना एक साइज एक्वायर करती है, फुल साइज एक्वायर करेगी। ठीक है, जैसे ही सेल बनती है उसके सारे धीरे धीरे जो ऑर्गेनेलीज है वो डेवलप होंगे, अपना पूरा साइज लेगी, देन उसके बाद उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। इसी तरह से प्लांट्स के केस में, प्लांट्स क्या करते हैं, हमने मान लीजिए एक सीडलिंग लगा दिया, सीड लगा दिया, ठीक है, तो सीडलिंग बनेगा, फिर धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स आएंगे, देन सीड्स आएंगे, रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर कुछ अपने वो टाइम के बाद उसकी डेथ भी हो जाती है अपने। तो जो हर ऑर्गेनिज्म होता है उसकी एक अपनी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है, एक अपनी लाइफ स्पैन भी होती है। ठीक है ना, वो रिप्रोडक्टिव एक बीच में फेज आता है जिसमें वो ऑफस्प्रिंग्स बनाता है। ठीक है, तो उसके पहले की फेज आपके प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद के पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो जो ये ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है कि पहला तो इसकी एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन होती है और दूसरा इसकी एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, अब देखिए हम एनसीईआरटी का जो इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का जो पहला टॉपिक है उसको अब हम देखेंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए हमने जान लिया ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो जब ऑर्गेनिज्म एक लेवल की बात होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कैसे अडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ठीक है ना, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या है, मतलब जो भी बॉडी में आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप फिजियोलॉजी में आप चैप्टर पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड वगैरह, है ना, डाइजेशन के बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में। इसी तरह से प्लांट्स में आप फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है ना, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं अभी।
तो इनमें अडेप्टेशंस होते हैं। जब हम ऑर्गेनिजमिक लेवल पे पढ़ते हैं तो उसमें किसमें अडेप्टेशन है, उसकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आते हैं। अब फिजियोलॉजी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपने वो पढ़ा प्लांट्स है ना, प्लांट्स, तो फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, कैम साइकिल, पढ़ा है कि नहीं इसके बारे में। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। ये आपको किस में मिलती है, कैम सक्यूलेंट्स में मिलेगी। ये आपको जनरली किस में मिलती है, जो ग्रासेस होती है उनमें देखने को मिलती है, और ये आपको नॉर्मल प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो इनमें क्या है, अपना अपना डिफरेंस है, ठीक है। उसी तरह से इसमें क्या एफिशिएंसी का डिफरेंस है कि भाई C4 में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है, C3 में थोड़ा कम होता है, और कैम का अपना अलग है। क्यों, कैम में क्या है कि भाई उसमें क्या है कि दिन में वो अपने स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते वो प्लांट्स, क्योंकि अगर वो कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, डेजर्ट में मिल रहे हैं। अगर दिन में वो स्टोमेटा ओपन करने लग जाएंगे तो क्या होगा, उनका वाटर लॉस हो जाएगा। तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने क्या एक दूसरा मैकेनिज्म अपना लिया है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो वाटर भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, तो कहाँ से आएगा, स्टोमेटा के थ्रू ही तो एंटर करेगा। तो ये क्या है, एक तरह का फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। उसी तरह से क्या है, पसीना, गर्मियों में क्या होता है, पर्सपिरेशन होता है, पर्सपिरेशन होता है ना, पसीना आता है, और सर्दियों में नहीं आता है। तो क्यों, इसमें क्या वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है। हमको थर्स्ट भी ज्यादा लगती है, ज्यादा पानी भी पीते हैं, तो ये क्या एक तरह से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आएगा। अच्छा, तो सर्दियों में हमको नहीं पीना ज्यादा पानी, नहीं पीते ना हम, ठीक है। तो फिर हमारी किडनी में एक तरह से मेंटेनेंस है कि ज्यादा वाटर हो गया तो अब पानी नहीं पिएंगे, मतलब और कम है, मतलब हमें पानी की जरूरत नहीं है तो पानी नहीं पिएंगे, जरूरत है तो हम पी लेंगे, क्योंकि हमारा वाटर अब लॉस हो रहा है तो हमको ज्यादा पानी पी लें। तो ये एक तरह से क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं। अब देखिए ये क्यों होते हैं, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म किस में सर्वाइव कर सके, आपके इन्वायरमेंट में। अगर उसमें एडेप्टेशन ही नहीं होंगे तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो सर्वाइव हो सके, उसी तरह से आप देखिए जो है ना, वो क्या करे, सर्वाइव कर सके, मतलब वो रह सके वहां पे, और दूसरी चीज रिप्रोडक्शन भी कर सके, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी कर सके। इसीलिए ऑर्गेनिज्म लेवल पे एडेप्टेशन इसलिए होते हैं ताकि पहली चीज वो सर्वाइव कर सके, दूसरी चीज वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब देखिए हमने ये अभी हम थोड़ा सा बायोम के बारे में फिर से थोड़ा सा हम देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे, हैबिटेट फॉर्मेशन वगैरह, कैसे ये ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करना पड़ रहा है, क्यों करना। लेकिन हमें पता है कि जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, पहले वाले वीडियोज में आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में समझाया था कि जो अर्थ है उसके रोटेशन की वजह से, उसके टिल्ट की वजह से क्या है, डिफरेंट सीजन्स आते हैं, एनुअल वेरिएशंस होते हैं, है ना। वेरिएशंस जब होते हैं टिल्ट की वजह से और रोटेशन की वजह से, तो टेम्परेचर बदलता है, उसकी इंटेंसिटी बदलती है, उसका ड्यूरेशन भी बदलता है। तीनों चीज देखो, टेम्परेचर की इंटेंसिटी भी बदलती है, ड्यूरेशन, और उसकी वजह से क्या सीजन्स डिफर करते हैं। सीधी सी बात है, गर्मियों में टेम्परेचर हाई है, ज्यादा टाइम के लिए होता है, सर्दियों में टेम्परेचर थोड़ा कम होता है ना, बहुत ही कम हो जाता है कहीं कहीं तो, और ड्यूरेशन भी कम होती है सनलाइट की, ठीक। उसके साथ जब प्रेसिपिटेशन की वेरिएशन, रेनफॉल और स्नो आ जाती है तो बायोम बनते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए बायोम में क्या अलग अलग बहुत सारे हैबिटेट बनते हैं, हैबिटेट फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट क्या एक तरह का आपका एक बायोम है। तो अब इस डेजर्ट में क्या ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनके का क्या होगा, उनका एक अपना हैबिटेट होगा कि नहीं, तो उनका एक अपना हैबिटेट बनता है, हैबिटेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कोई आपका ये क्या कहते हैं, टुंड्रा में रहता है, टुंड्रा में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत कोल्ड रीजन है वहाँ, तो उसमें क्या है, अब दूसरा वहाँ पे हैबिटेट बनेगा। उस हैबिटेट में कौन रह रहा है, आपका पोलर बियर रह रहा है, ठीक है। अब पोलर बियर के अपने एडेप्टेशन है, भाई उसके पास एक फैट की लेयर है, उसमें बॉडी में थिक कोट है ना, उसकी जो प्रेइंग स्किल्स है, प्रे पकड़ने की स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप होती हैं, ठीक है। फिर वो हाइबरनेशन में चला जाता है, डीप स्लीप में। तो ये सब क्या उसके अडेप्टेशंस है। तो जो ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेशंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किन वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उनको हैबिटेट अलग मिल रहा है,
ठीक। उसी तरह से आपका डेजर्ट वाला है, डेजर्ट वाला कोई एनिमल है तो भाई जैसे कैमल है, कैमल कैमल क्या है, पैडेड फीट है ना, ऐसे फ्लैट फ्लैट से होते तो वो धंसते नहीं है सैंड में, पैडेड फुट होता है उसका। देन उसके बाद उसके पास क्या है, उसकी आईलैशेस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ताकि धूल उनमें ना चली जाए। फिर एक हम्प होता है, उसमें वाटर स्टोर करता है ना। उसी तरह से रैट होता है, ये आपका डेजर्ट में कुछ रैट्स वगैरह मिलते तो उनका अपना अडेप्टेशन है, वो पानी नहीं पीते कभी, ठीक है। अब बिना पानी के कैसे रह सकते, पर वो रह रहे हैं। तो ये सब क्या है, उनके फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं हैबिटेट की वजह से ऑर्गेनिजम्स में क्या आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस आ रहे हैं, ठीक है। उनको वहां पे रहना है, उस वजह से उनके हैबिटेट के चलते उनमें क्या आए हैं, वो अडेप्टेशंस लेके आए हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक डायग्राम है आपकी बुक में, ठीक है। इसमें मेजर बायोम्स दिखाए गए हैं, है ना, मेजर बायोम्स दिखाए गए हैं और दिखाया गया कि उनमें टेम्परेचर और ये आपका प्रेसिपिटेशन में कितना कितना तक रेंज है, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहला आपका कौन सा है, ये आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा, ठीक। ये आपका यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, इसके नीचे ये माइनस है और ये फिर प्लस में है। तो देखिए आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा में आपका टेम्परेचर 0 तक है मैक्सिमम, है ना। तो ये माइनस आर्कटिक में यहाँ लिख देती हूँ, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ लिखती हूँ और रेनफॉल यहाँ में लिखती हूँ, टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि इजीली आपको समझ में आए डिफरेंस। तो इसमें टेम्परेचर का रेंज आपका देखिए 0 टू -12 तक है, ठीक है। 0 टू कितना है, -12 या 15 तक भी कर सकते हैं। और देखिए रेनफॉल इसमें मैक्सिमम कितना है, 100, ये देखिए यहाँ तक जा रहा है। तो मान के चलिए 100, 120, 125 तक सेंटीमीटर तक इसका रेंज होगा, ठीक है। आगे पीछे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि ये हैंड से डायग्राम है, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ये देखना कैसे है, ठीक है। देखिए ये इस तरह से इसके स्केल बनाएंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। तो एनुअल प्रेसिपिटेशन इसमें 100 सेंटीमीटर है, मतलब रेनफॉल काफी कम है और टेम्परेचर बहुत लो है। अब उसके बाद देखिए ये आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, तो देखिए कॉनिफेरस फॉरेस्ट में 10 डिग्री तक टेम्परेचर है और रेनफॉल लगभग आपका ये यहाँ पे आ रहा है 250 तक, ठीक है। 250 से या आप कहें थोड़ा सा आपका इसमें मतलब 250 से नीचे ही आना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थोड़ा अंदर ये क्या कहते हैं ज्यादा मतलब 250 तक आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका लगभग है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट में देखें तो आपका टेम्परेचर आ रहा है हमारा कितने से 10 डिग्री, 0 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और आपका ये टेम्परेचर कहाँ, ये रेनफॉल आपका जा रहा है लगभग 250 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जब हम इसको देखते हैं डेजर्ट को देखिए, क्योंकि डेजर्ट में टेम्परेचर 25 डिग्री तक है लेकिन रेनफॉल कितना कम है, 50 सेंटीमीटर तक, बल्कि उससे भी कम होता है, ठीक है, कभी कभी। तो डेजर्ट में देखिए टेम्परेचर आपका 25 डिग्री तक जाता है और ये 50 सेंटीमीटर हम कर देते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने हैंड से बनाया, पर आपको समझ में आना चाहिए कि इसको आपको देखना कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे आप, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए इसमें टेम्परेचर देखिए ग्रासलैंड में आपका लगभग जैसे इसमें थोड़ा सा बड़ा बढ़ गया है, हाँ, ठीक है। तो ग्रासलैंड में आपका टेम्परेचर 25 से ज्यादा है और रेनफॉल लगभग आपका 150 टू 100 के बीच में, ठीक है। तो ग्रासलैंड में आपका टेम्परेचर मान लीजिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और रेनफॉल आपका मतलब है 50 टू 100, तो मान लीजिए 80 सेंटीमीटर मान लेते हैं चलिए, ठीक है, बीच का एक वैल्यू लेंगे। और इसमें देखिए अब आपका टेम्परेट फॉरेस्ट में आपका ये जा रहा है लगभग 20 से 25 डिग्री के बीच में टेम्परेट, सॉरी वहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट, अगर हम टेम्परेट फॉरेस्ट देखें तो ये आपका जा रहा है 20 डिग्री से सेंटीग्रेड से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में और आपका रेनफॉल इसका आपका लगभग जा रहा है 250 से ज़्यादा ही जा रहा है, मान लीजिए 270 सेंटीमीटर तक, ठीक है।
देन इसके बाद आपका लास्ट है ट्रॉपिकल। तो देखिए ट्रॉपिकल का टेम्परेचर भी 25 डिग्रीज है क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका रेनफॉल तो बहुत ज्यादा, मतलब 450 तक जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, तो ये देखिए इनमें कितना वेरिएशन है। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि जो बायोम का फॉर्मेशन है वो किस वजह से, एक तो टेम्परेचर का वेरिएशन है, दूसरा चीज आपका किसका, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या, रेनफॉल। तो जो 0 डिग्री है उससे नीचे जो भी है उसमें तो स्नो पड़ जाएगी, जैसे एल्पाइन में आपकी स्नो पड़ सकती है। ठीक है, कभी कभी कॉर्नी फॉरेस्ट वाले में भी, क्योंकि वहां भी 0 डिग्री पहुंच सकता है। ठीक है, तो इन एरिया में आपका स्नो मिल सकता है। ठीक, और रेनफॉल में देखिए कितना वेरिएशन। तो ये अलग अलग बायोम्स का फॉर्मेशन है। अब इन अलग अलग इनकी वजह से क्या अलग अलग हैबिटेट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, हैबिटेट डिफरेंट बन रहे हैं। इतने डिफरेंट बायोम है। अब बायोम अलग क्यों है, क्योंकि बायोम इसलिए अलग है क्योंकि टेम्परेचर और रेनफॉल में। और टेम्परेचर रेनफॉल अलग क्यों, क्योंकि अर्थ कैसा टिल्टेड है, और दूसरी चीज उसका रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका जो लोकेशन है, जो उसका पोजीशन है हमारे सोलर सिस्टम में, उसकी वजह से क्या है, उसका टेम्परेचर और उसका पोजीशन और जो लोकेशन है सोलर सिस्टम में, और जो वो रोटेशन कर रहा है ना, डिस्टेंस है सन से, उसकी वजह से टेम्परेचर रेनफॉल में अंतर है, जिसकी वजह से हमारे पास इतने सारे बायोम्स है। अब ये अलग अलग बायोम्स है, उनमें क्या है फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स है। अच्छा, हैबिटेट्स में और किस वजह से अंतर आता है, जो रीजनल और लोकल वेरिएशंस भी होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन के कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उस वजह से उसमें भी अंतर आ जाता है आपका। ठीक है, अब जैसे देखिए डेजर्ट है आपका, है ना, डेजर्ट हो गया। उसके बाद आपका मेघालय वाला रीजन देखिए, तो वहां पे बहुत रेन फॉरेस्ट है, रेन सोक्ड फॉरेस्ट है ना, बहुत मतलब पानी है, फॉरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा। फिर डीप ओशियन देखिए कितने अलग अलग हैबिटेट्स है, डीप ओशियन, ट्रेंचेस। उसके बाद आपका स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, फिर परमाफ्रॉस्ट है। ठीक है, पोलर रीजन्स में बनता है। ठीक है, फिर थर्मल बॉइलिंग, थर्मल जो आपके स्प्रिंग्स है, थर्मल स्प्रिंग्स है। तो देखिए कितना वेरिएशन है। और इवन ह्यूमन का जो आपका खुद का जो आपका इंटेस्टाइन है, वो भी एक तरह से हैबिटेट है। किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए हैबिटेट है। तो देखिए कितना डिफरेंट 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 टाइप के क्या बन रहे हैं, हैबिटेट्स बन रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग बायोम्स है, इनमें आप वेरिएशन देखिए कितना ज्यादा वेरिएशन है, और उस वजह से आपकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो हैबिटेट्स हैं आपके, अलग अलग जो हैबिटेट है, जैसे ये देखिए इनकी आप बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन हैबिटेट्स में, अभी हमने देखा। ठीक है ना, इनकी जो केमिकल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन काफी डिफरेंट। अब देखिए केमिकल कंडीशन, जैसे मान लीजिए सॉइल है, सॉइल का कंपोजिशन अलग है ना। फिजिकल जैसे केमिकल कंडीशन है ना, इसको मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ यार, ये मैंने बस आपको दिखा दिए, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करती हूँ। ठीक है, तो देखिए केमिकल कंडीशन हैबिटेट है, तो हैबिटेट की अलग अलग कंडीशन है, एक है फिजिकल है और एक है केमिकल। ठीक है, ठीक है ना। अब ये किस वजह से, क्योंकि कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, जैसे जो किस में आते हैं आपके एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब वो एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं आपके, सॉइल है, लाइट है ना, एयर है। उसके बाद और क्या है आपके जो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आता है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से भी है ये हैबिटेट है, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर सॉइल अलग है तो बदल जाएगा, लाइट कैसी पड़ रही है, एयर क्वालिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, उस वजह से भी क्या है, ये जो है एबायोटिक फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से क्या है आपके अलग अलग हैबिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज इसमें फिर हैबिटेट में बायोटिक फैक्टर
बायोटिक कंपोनेंट भी हो तो एबायोटिक हो गया। बायोटिक में आपकी कौन से आ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे पैथोजेंस, ट्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ये सब किस में आ गए आपके, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, ये सब किस में आ गए आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले में, और ये फिर आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम एबायोटिक फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या है, कैसे अलग अलग इम्पैक्ट डाल रहे हैं, कैसे अलग अलग हैबिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक।